अस्सलामुअलैकुम। कोड स्टूडियो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आशिर तनवीर। नाजरीन, पाकिस्तान में हर काम मुआहदे पर होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक ऐसा इशू है जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में मोटरसाइकिल ख़रीदने से लेकर घर, गाड़ी, प्लॉट, हर चीज़ के लिए हम मुआहिदा करते हैं। ये मुआहिदात कितने असरअंदाज होते हैं कानूनी तौर पर, और इनके टूटने का कितना ख़तरा होता है, क्योंकि हालिया एक अंदाजे के मुताबिक 20% मुआहिदे ऐसे हैं रोज़ डेली बेसिस पर जो पूरे नहीं होते। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मुकम्मल ना होना इसकी एक बड़ी वजह है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर आज कोर्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नबीला शाहीन बंगश, एडवोकेट हाई कोर्ट, और उसके साथ साथ मैडम मुबीन खान जदून साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैम, सबसे पहले बताइएगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम डिफ़ाइन करें कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली जो होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया शो में बुलाने का। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सिविल एंड क्रिमिनल दोनों स्टैट्यूज इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके अंडर 3 तरह के जो हैं इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं इसमें। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो इसका जो बेसिक मकसद है इस एक्ट का वो ये है कि दो पार्टीज़ के दरमियान जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उनके राइट्स को सेव करना, राइट एंड लायबिलिटीज़ को क्रिएट करना और उसको अच्छी तरीके से फुलफ़िल करने के लिए ये एक्ट जो है बनाया गया है। और इसको मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ वो है प्रॉब्लम वो ये है कि बहुत से लोगों को जो लेमैन है उनको इस कानून के मुताबिक ज़्यादा पता नहीं है और ऐसे वो ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं जो कंप्लीट नहीं होते, जिसकी वजह से उनको बाद में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जो आपने चेक का जिक्र किया, प्रोमिसरी नोट है, ये जो बैंक ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, ये चीज़ें इसी में इंक्लूड हो रही जी होती बिल्कुल, हैं? इसी में डिमांड ड्राफ्ट भी जी बिल्कुल इसी में शामिल होती हैं। और इसमें टाइम का मेंशन करना, डेट का मेंशन करना, ट्रांजैक्शन जो भी आपके अमाउंट है उसका मेंशन करना ज़रूरी है, साइन होना चाहिए, ड्यूली स्टैंप होना चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये आप फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में कोर्ट कचहरी के और थाने के इस तरह के चक्कर आप ये लगाने कह पड़ते रही हैं। हैं कि जब कोई भी हम मुआहिदा करते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, लेन देन का, उसके साथ कोई ना कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अटैच होना चाहिए अगर कैश हम नहीं दे रहे तो। बिल्कुल, कैश नहीं दे रहे तो उस सूरत में चेक हो जाता है जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी। तो ये करना ज़रूरी है, इन राइटिंग होना ज़रूरी है। ये कि इस्लाम में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है। हमारी जो कुरान पाक है उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जब भी कोई दो बंदे आपस में कोई भी मुआहिदा करें तो उसको प्रॉपरली तरीके से उसको राइट करना चाहिए, राइट डाउन करना चाहिए। स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखें, 2 आपके विटनेस, मार्जिनल विटनेसेस होने चाहिए और उसके अंदर जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए ताकि आपको बाद में इसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बड़ी अच्छी बात मैम आपने बताई हमें। इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि मसला पैदा होता है जब वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसकी आप बात कर रही हैं वो या तो मुकम्मल नहीं होता या वो कैश नहीं हो पाता। तो अगर वो ना कैश हो रहा हो, चेक, हम नॉर्मल वर्ड्स में ये कहते हैं कि डिसऑनर हो गया चेक, तो उसके पहले तो बताएं कि चेक डिसऑनर होने की सूरतें कौन कौन सी हैं, वो कैसे डिसऑनर हो जाता है चेक? देखिए, चेक का डिसऑनर होना ये है कि जब चेक आपने किसी की एक फ्यूचर ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, आपने एक चेक दे दिया, ए एंड बी के दरमियान में एक ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, उन्होंने आपस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी या लोन की रीपेमेंट का है या इन्होंने कोई भी आपस में कोई लेन देन करना है, कोई घर ख़रीद लिया, कोई शॉप ख़रीद ली, गाड़ी ख़रीद ली, XYZ कोई परचेजिंग इन्होंने की और उसकी ट्रांजैक्शन उन्होंने फ्यूचर में की कि आफ्टर 6 मंथ या 2 मंथ के बाद मैं आपको इतने अमाउंट का चेक दे रहा हूँ, ये आप फिर जाके कैश करा लें, ठीक है। तो उस सूरत में जब वो चेक दे दिया जाता है, उसको इन राइट कर दिया जाता है, ड्यूली साइन होंगे, उसके ऊपर अमाउंट लिखी जाती है, जब वो उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है, अगर वो उस टाइम के अंदर, अगर वो 6 मंथ का टाइम है या 2 मंथ का टाइम है या 1 महीने का टाइम है या 1 हफ्ते का टाइम है, उस टाइम के अंदर अगर वो चेक आपने प्रेजेंट कर दिया कोर्ट को तो ठीक है। और अगर अमाउंट सफिशेंट नहीं है उसके अकाउंट में तो ऑटोमेटिकली वो डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर हो जाएगा तो उस सूरत में वहाँ से एक स्लिप लगेगी। स्लिप लगने के बाद आप जो है सबसे पहले तो उसको लीगल नोटिस भेजेंगे दूसरी पार्टी को जिसका चेक डिसऑनर हो गया। मतलब इंटीमेट करेंगे? जी, इंटीमेट करेंगे कि जी आपका हमने चेक किया था, डिपॉजिट किया था और वो सफिशेंट अमाउंट ना होने की वजह से वो रीज़न भी लिखते हैं, बैंक रीज़न भी लिख देता है कि अनसफिशेंट अमाउंट थी या जो भी था, व्हाट्सएवर जो भी इसके रीज़न होती हैं। उसके बाद सबसे पहले तो आप लीगल नोटिस भेजते हैं दूसरी पार्टी को। उसके बाद जब लीगल नोटिस के बाद भी अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं करता तो देन आप एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं थाने में। एप्लीकेशन मूव करेंगे, उसके बाद सेक्शन 154 के तहत आपकी FIR लॉन्च हो जाती है। FIR लॉन्च होने के बाद फिर आपके जो है वो 489F का
जो है पर्चा दायर हो जाता है। अच्छा, अगर चेक डिसऑनर हुआ, अच्छा ये बाकी चीज़ें भी इसी में इंक्लूड होंगी, जिस तरह आपने प्रोमिसरी नोट की बात की थी, बैंक ड्राफ्ट की बात की थी, ये जी देखिए, 489F में फॉल करते हैं नहीं ये देखिए, चीज़ें? चेक जो है वो 489F में फॉल हो जाएगा। बाकी जो अगर आ जाते हैं, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसके लिए फिर हमें रिकवरी सूट फाइल करना पड़ेगा। समरी जो सूट है वो फाइल करना पड़ेगा ऑर्डर 37 के तहत, फिर वो उसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, मतलब दावा दिला पाने की तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इस पे मैम के से बात करते हैं। मैम एक तो पहले सबसे पहले ये बताएं कि दावा दिला पाने होता क्या है, मतलब और कौन से कानून के तहत हम ये अदालत में दायर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिला पाने की बात करूंगी। अगर फैमिली सूट में हस्बैंड एंड वाइफ का कोई इशू चलता है, जैसे अगर ख़र्चा बच्चों को बाप नहीं दे रहा या मिसेस को नहीं दे रहा, तो वो फैमिली सूट के तहत जो है मिसेस जो है वो आएगी फैमिली कोर्ट में और वो दिला पाने के लिए सूट फाइल करेगी। इन अदर केस अगर हम इसी को एक आम 2 पर्सन्स में कर लेते हैं, कोई भी लेन देन का मामला हो जाता है, तो उसमें हम रिकवरी सूट फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में। कि अगर किसी भी किस्म की आपस में कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पैसों का लेन देन है या कोई किसी चीज़ का लेन देन है और वो उसको एक पर्सन जो है वो देता है और दूसरा फुलफ़िल नहीं कर रहा अपनी ओब्लिगेशन, तो उसके तहत हम ये करेंगे कि हम रिकवरी सूट सिविल कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। ये रिकवरी सूट मतलब ये जो सिविल कोर्ट होगी, ये जो आम अदालतें जिनको हम दीवानी अदालतें बोलते हैं, जी इन बिल्कुल, अदालतों में? जी बिल्कुल ऐसा है कि अगर मिसेस का हस्बैंड एंड वाइफ का होगा तो वो फैमिली कोर्ट में होगा, और अगर वो सिविल होगा तो उसमें सिविल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सिविल कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा। अच्छा, तो ये सिविल सूट फाइल होगा, तो इससे मतलब आप ये कह रही हैं कि आगे चल के सज़ा नहीं होगी जो भी नहीं, मुल्ज़िम उसमें तो होगा, रिकवरी आपकी होगी, सिर्फ आपको पैसों की रिकवरी जी होगी उसमें हमारी। रिकवरी होगी। अगर इन केस अगर वो नहीं करता तो उसको फिर देन क्रिमिनल साइड पे मूव किया जाएगा। अच्छा, मतलब आप पैसों की रिकवरी के लिए फिर उसे केस में नोटिस वगैरह करेंगे, जी थोड़ा सा इसके बिल्कुल, तरीक़ेकार पे इसमें यह बात है कर कि अगर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिकवरी सूट है और इसमें दिला पाने के लिए कोई भी आपकी पेमेंट है, कोई इशू है, तो आप रिकवरी सूट फाइल करते हैं। और रिकवरी सूट में बेसिक इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि जिस चीज़ के लिए आपका आपस का लेन देन हुआ है, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच होंगे। अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई भी मामला है ऐसा जिसमें रिटन में आपके पास प्रूफ है, तो आप अपने सिविल सूट के साथ वो डॉक्यूमेंट साथ अटैच करेंगे। समन नोटिसेस होंगे दूसरी पार्टी को, उसको बुलाया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल वो आ जाती हैं तो देन इसको रिटन स्टेटमेंट वो देगी, अपना स्टांस बताएगी कि इसमें हमें क्या एग्रीमेंट्स है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देन इसमें आगे फर्दर जो है वो एविडेंस की तरफ चला जाएगा और इसमें दोनों पार्टीज़ प्रूफ करेंगी कि क्या क्या है। देन इसमें डिसाइड किया जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगी आइदर वे के ये ठीक है या नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। मैम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आपने जिस तरह चेक डिसऑनर की बात की, तो क्या फौजदारी कार्रवाई काफ़ी होती है इसके लिए? जिस तरह मैम ने बताया कि सिविल सूट में भी साथ जाना पड़ता है। देखिए, ये इसमें मैंने आपको फर्स्ट पहले ही बता दिया कि इसमें दोनों टाइप के हम प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, क्रिमिनल प्लस सिविल। तो फौजदारी तो आपने कर लिया सेक्शन 154 के तहत और 489 का हो गया, आपका पर्चा हो गया। उसके बाद फिर ट्रायल चलता है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, बेल होती है, बेल के बाद फिर ट्रायल चलता है। तो ये एक अलग से प्रोसीजर है। अब आ जाते हैं हम सिविल साइड पे। तो सिविल में हमारे पास रेमेडीज़ हैं, इसमें रिकवरी का सूट हम फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर 37 का समरी ट्रायल जिसे कहते हैं, समरी प्रोसीडिंग, वो भी हम कर सकते हैं। उसमें हम केस फाइल करेंगे और उसमें ये होता है कि जो समरी ट्रायल होता है वो सेशन कोर्ट में फाइल होता है। फाइलिंग उसकी सेशन कोर्ट में होती है और मार्क हो जाता है ASJ के पास, किसी भी एडिशनल सेशन जज के पास वो मार्क हो जाता है। और इसका जो फैसला होता है वो विदिन 6 मंथ के अंदर होता है। इसका टाइम पीरियड तो विदिन 6 मंथ है, लेकिन आपको पता है कि कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में ये टाइम तो हो ही जाता है, लेकिन जो लॉ में है। इसके अलावा ये होता है कि इसमें लीव टू डिफेंड, जो रिस्पोंडेंट पार्टी है उसको लीव टू डिफेंड, जब वो उसको नोटिस हो जाते हैं तो वो विदिन 10 डेज़ के अंदर लीव टू डिफेंड इसमें सबमिट करेगा। तो इसमें ये होता है कि आपके पास दोनों रेमेडीज़ हैं। उसमें भी आप क्रिमिनल साइड पे भी आप कर सकते हैं। जब ट्रायल चलता है और ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि इसने वाकई ये चेक जो है वो मेंसरी के तहत, बैड इंटेंशन के तहत या फ्रॉडलेंटली इस इंटेंशन के साथ ये दिया था, तो उसमें भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस तरफ से भी आप अच्छा, ये समरी ट्रायल होगा सेशन कोर्ट में,
और जिस तरह आपने सूट फॉर इनमें फ़र्क बेसिकली क्या है दोनों में? जो समरी ट्रायल है वो भी रिकवरी का सूट है, ठीक है, और जो वो भी सीपीसी के अंडर होता है, और दूसरा जो है रिकवरी का सिंपल सूट है वो आप रिकवरी का भी आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मतलब सिविल सूट्स। इसमें आप हमारे नाजरीन को कहना क्या चाहेंगी, मैसेज क्या है कि ज़्यादा हम रिकवरी सूट की जी, तरफ ज़्यादा जाएं? रिकवरी सूट ही ज़्यादा मतलब समरी सूट में चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर, उसमें ज़रा स्पीडली काम ज़रा जल्दी तेज़ी से हो जाता क्योंकि है। हमने ये शो मैम लीगल अवेयरनेस के लिए बनाया है और हक न्यूज़ की ये स्पेशल काविश है कि लोगों तक कानून की जो आम मालूमात है आम ज़ुबान में पहुंच जाए। इसके साथ ही इस चीज़ को आगे लेके थोड़ा सा चलते हैं। मैम थोड़ा सा ये बताएं कि चेक डिसऑनर होने की आपने बात की, तो अब हम क्या करें कि चेक डिसऑनर हो गया, अब हम उसको सारी ज़िंदगी अपने पास रख के दूसरे बंदे को डराते रहें, और जिसने हमें बेचारे ने चेक दिया था उससे हम तंग, वो हमें जो है ना परेशान बैठा रहे कि ये आज डिसऑनर करवा के तो कल हमारे पे नहीं, इसका देखिए टाइम लिमिट थोड़ा जी सा। बिल्कुल, टाइम लिमिट इसमें ये होता है कि आपने चेक किसी को दिया, ठीक है, चेक लेने वाले का टाइम ये होता है कि इसमें विद इन 6 मंथ के अंदर, अगर 6 मंथ का टाइम है तो उसी टाइम पीरियड के अंदर उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर 6 मंथ का टाइम ऊपर हो जाए, जिस टाइम के लिए उन्होंने चेक दिया है, चाहे वो 2 महीने का है, 6 मंथ का है, 1 वीक का है, जो भी है, अगर तो उस टाइम के अंदर वो चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं करेगा तो दोबारा उसकी वैलिडेशन होगी, दोबारा साइन होंगे उसके। अगर तो वो साइन किए बगैर टाइम ओवर हो गया और कोर्ट वो जाके बैंक में पेश करता है तो वो फिर स्टील चेक में आ जाएगा, ठीक है, कि उसकी फिर उसकी वो वैल्यू वो नहीं रहती, आपको दोबारा उसको साइन कराना ज़रूरी होता है अगर टाइम ऊपर हो जाए। जी, 6 महीने मतलब वो टाइम होते हैं ना, अगर आपने उसको चेक दिया हुआ है तो अगर 6 मंथ का है, 2 मंथ का है, 1 वीक का है, जितना उस जी एग्रीमेंट में लिखा हुआ जो चेक के ऊपर आपने इसको दिया हुआ है, जो भी कि इस टाइम के अंदर आप इसको कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो टाइम ऊपर हो जाए तो दोबारा से उसको वेरीफाई करना पड़ता है, साइन करने पड़ते हैं जिस बंदे का चेक है। अगर नहीं करेंगे तो वो स्टील चेक में आ जाएगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि टाइम पूरा होने से पहले पहले हमें बैंक में जाके उसे जमा करवाना प्रेजेंट पड़ता करना है। पड़ता है, अगर नहीं करवाते और टाइम ऊपर हो जाता है तो दोबारा उसको सिग्नेचर उसके दोबारा और वेरीफाई अगर होंगे। विद इन टाइम वो डिसऑनर हो जाए तो फिर टाइम विद अगर देखिए, अगर वो उसमें टाइम में चला जाता है, विद इन टाइम उसने प्रेजेंट कर दिया, उसकी अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो डिसऑनर हो जाएगा। और उसके बाद कितना वक्त होगा हमारे पास? उसके बाद एफआईआर की कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, लिमिटेशन इसमें एफआईआर की नहीं होती। आप जाके दोबारा उसको डिसऑनर जब हो जाता है तो आप स्लिप लेकर जाकर, जैसे मैंने पहले बताया, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उससे पहले लीगल नोटिस होता है। अगर लीगल नोटिस नहीं भी करते बहुत से लोग तो डायरेक्ट एप्लीकेशन भी जाके वो दे देते हैं थाने में, और उसके बाद फिर जाके एफआईआर लॉन्च हो जाती है। ये भी आपके पास है, और इसके अलावा आप सिविल सूट में, जैसे मैंने आपको बताया, समरी ट्रायल भी है और रिकवरी सूट भी है आपके पास, वो रेमेडीज़ हैं, तो ये आपके पास दोनों रेमेडीज़ मौजूद हैं। मैम सिविल केस की आपने बात की हमसे, तो हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तानी कोर्ट्स का, डॉक्यूमेंटेशन में आके हम लोग काफ़ी फंस जाते हैं। हमें समझ नहीं आती कौन से केस में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और आगे चल के फिर केसेस नहीं आगे बन पाते, लोगों का हक होता है वो रह जाता है। इस पे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हमें बताएं कि सूट फॉर रिकवरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें एसेंशियली लगाने पड़ते हैं। बेसिकली तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की रिकवरी मांग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर तो आपका लेन देन का मामला है, क्या रसीदात वगैरह आपके पास अगर हैं तो वो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर आप अपने केस को चैलेंज कर रहे हैं कि इसके बेस पे मैं इसको रिकवर करना चाह रहा हूँ। इसी तरह बाकी मामलात में भी देख लें, आपका रिटर्न में प्रूफ आपके पास मौजूद होते हैं, क्योंकि ये ऐसा है, सोसाइटी ऐसी है कि जब ये कुरान पाक में भी जैसे ऑलरेडी मैडम बता चुकी हैं कि जब भी आपस के कोई भी मामलात आप करें तो उसमें उसको रिटर्न में मेंशन कर दें, ताकि कल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप उसको एज अ प्रूफ लेकर जाएं। तो ये डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है कि आप किस केस में जा रहे हैं और किस चीज़ की रिकवरी मांग रहे हैं। अगर जिस चीज़ की रिकवरी मांग रहे हैं, आया आपके पास उसकी एविडेंस भी मौजूद है या नहीं। अगर एविडेंस मौजूद होगी तो वेल एंड गुड, आप केस को विन कर जाएंगे। अगर नहीं है आपके पास तो आप उस केस को लूज़ कर जाएंगे, उसका जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, अदरवाइज और नहीं। क्या नहीं मैम, इसमें कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी तो होंगे ना, जिस तरह हर केस में हम डिफरेंट चीज़ें लगा रहे होते हैं, कोई हम सुनते हैं कि कोई फ़र्द है, कोई और चीज़ है, जो चीज़ें वो साथ तो एक लगाते फ़ाइल हैं। का हिस्सा है, जी उसको जी तो एज़ इट इज़ हम लोग जैसे लिस्ट विटनेसेस की जी, लिस्ट बिल्कुल होती बिल्कुल। है, अच्छा, फ़र्द पता होता है कि जो डिफेंडेंट का है उसमें उसका क्या पता है, प्लेंटिफ का होता है, वो डिफरेंट कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो एक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जाती है फाइल्स हमें। और उसमें जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपने विटनेसेस कौन से देने हैं, आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो फिर उसमें दस्तावेज़ात की भी लिस्ट एक लगाई जाती है जिसमें आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंशन करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने साथ लगा दिए हैं। लगाए थे। अच्छा अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा हमें बताया, क्योंकि ये लीगल अवेयरनेस के लिए हमारा शो है, तो उसमें हम लोगों तक पहुंचाना जा रहे हैं आम प्रैक्टिकल चीज़ के, इस तरह से केस फाइल होगा और इस तरह, इसलिए मैंने आपसे
डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा। मैम की तरफ चलते हैं। मैम थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि मुलजिम को अगर सज़ा हो जाए, चेक डिसऑनर का केस हुआ, आपने बताया समरी ट्रायल हुआ और 489F की आपने गालिबन बात की, तो बस उसके बाद क्या, आप सज़ा हो गई तो पैसे ख़त्म, मतलब बंदा घर, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, क्यों नहीं फ़ायदा होता। अगर एक देखें, अगर आपने मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में क्रिमिनल साइड पे अगर वो ट्रायल चला है, ट्रायल में प्रूफ हो गया कि इसने वाकई ये चेक डिसऑनर हुआ, सारे वो एविडेंस उसके अगेंस्ट आ गई, तो वो उसको सज़ा होगी। ठीक है, सज़ा भी होती है, फ़ाइन भी होता है। अब आ जाते हैं हम सिविल साइड पे। अगर सिविल साइड पे समरी ट्रायल में भी ये चीज़ साबित हो जाती है तो उसके खिलाफ डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डिग्री जब हो जाएगा तो उसके बाद आप जाएंगे एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाएंगे ऑर्डर 21 के तहत, CPC सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत। फिर आप जाएंगे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में, वहाँ पे जाके उसके खिलाफ केस फाइल करेंगे। उसमें ये होता है कि अगर उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है वो अटैच हो जाएगी। ठीक है, कोई शॉप है, कोई प्रॉपर्टी है, वो अटैच हो जाएगी। अगर वो कोई जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी अटैच हो जाएगी। इसके अलावा ID कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा वो रिकॉर्ड में चीज़ आ जाती है, अगर इन फ्यूचर वो कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉक हो जाएगी। तो आप इस तरीके से आप उससे रिकवरी कर सकते हैं। मतलब ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। मैं ये बिल्कुल फ़र्क साथ कब चलेंगी। समझाऊं कि क्रिमिनल साइड पे भी हम जी। केस चलाएंगे और सिविल साइड जी, पर भी दोनों केस साइड्स पे आप चला सकते हैं। इसमें कोई वो आपको वो बाउंड नहीं किया गया। वो एक अलग फोरम है, ये अलग फोरम है, आप दोनों फोरम यूज़ अच्छा, कर सकते हैं। दोनों जगह हम वो कर चेक सकते हैं। वगैरह और सारी जी, चीज़ें पेश बिल्कुल कर करके। सकते हैं। अच्छा, तो अगर हमने क्रिमिनल साइड पर अपना चेक वगैरह या डॉक्यूमेंट्स जिस तरह में हमने बात की जमा करवा दी हैं, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? सिविल केस में तो कुछ होगा नहीं पास। नहीं, वो देखिए दोनों साइड्स पे आप पेश कर सकते हैं। अगर वो फाइल का हिस्सा है ना तो आप वो भी दिखा सकते हैं। आप सिविल सूट पे भी ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। FIR को भी आप एनेक्स कर सकते हैं कि हमने इनके खिलाफ FIR भी लॉन्च की है, इनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन भी मूव की है, तो वो वहाँ से भी आप रिकवरी कर सकते हैं। रिकवरी के लिए तो आपको सिविल में ही जाना पड़ेगा ना। अब बेल मैटर में होता ये देखें, जब आप FIR लॉन्च होती है तो ऑटोमेटिकली वो जो है अक्यूज़, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसकी फैमिली पे भी प्रेशर पड़ता है। ठीक है, और आकर वो सम टाइम ऐसा होता है कि आके आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। आपको ऑफ़र देते हैं कि ठीक है, आप हमें 6 मंथ का, 2 मंथ का या इतने टाइम का हमें टाइम दें, हम इस टाइम के अंदर आपको पेमेंट कर देंगे। तो वो कोर्ट में आप एग्रीमेंट भी वो कर सकते हैं उनके साथ। कोर्ट में वो उनकी जो है ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है, उनसे आप चेक भी ले सकते हैं थ्रू कोर्ट। वो कोर्ट में आपको इन राइटिंग भी दे सकते हैं, उसमें विटनेसेस भी आ सकते हैं, उसमें आप ज़्यादा सेफ हो जाते हैं, आपकी रिकवरी ईजी हो जाती है। जैसे बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी अब वो चेक डिसऑनर हो गया, अब थाने के चक्कर लगाएंगे, कचहरी के चक्कर लगाएंगे, इसको फीस देंगे, इधर जाएंगे, तो इस खौफ से बहुत से लोग नहीं आते, जो कि गलत है। आपको देखिए आपका एक लॉस हो गया, अगर आप चुप कर जाएंगे तो इस मीन कि आपने उनको और इनकरेज कर रहे हैं। ऐसे लोग फिर जाके XYZ आगे जाके और लोगों को भी चीट करना शुरू कर देते हैं। आप अपने हक के लिए आएँ, अदालतें किस लिए हैं, पुलिस किस लिए है। ज़रूरी नहीं है कि एक MS जो गलत बनता जा रहा है और लोग जो सुनी सुनाई बातें आगे फैलाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सब वैसे ही हो। आपको जाना चाहिए, कोर्ट में एफर्ट करनी चाहिए। अदालतें किस लिए बैठी हुई हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, लोगों को इंसाफ मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक जो नेगेटिव इमेज बनता जा रहा है ना वो गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब कानूनी आगाही हो तो बहुत से जी मामला बिल्कुल, बहुत से लोगों को देखिए ले मैंने ना आम बंदा है, उसको नहीं पता कानून का, जी उसको ट्रांजैक्शंस का नहीं पता, इसीलिए तो उसको निगोशिएबल, हाँ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में उसको पता ही नहीं है। ठीक है, चेक के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, ये इसके बारे में नहीं पता। आप देखिए जैसे बहुत से ऐसे होते हैं मामला जहाँ पे अब एक चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है, चेक डिसऑनर हो गया, लेकिन वहाँ पे एक स्टॉपेज ऑफ पेमेंट की जो अकाउंट है उसकी एक एप्लीकेशन आई हुई है। जिसका अकाउंट है उसने एक एप्लीकेशन दी हुई है कि जी आप यहाँ पे जो है पेमेंट स्टॉप की हुई है। उसकी कुछ रीजंस होती हैं। अगर उस बंदे ने अपना अकाउंट स्टॉप किया हुआ है तो इट्स मीन कि या तो उसकी चेक बुक गुम हो गई है, ATM कार्ड गुम हो गया है, या कोई और इशू है, तो उसके लिए फिर वो देखना पड़ता है। बैंक भी उसके पीछे रीजंस लिखती है। लेकिन अगर उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है, तो देन फिर जो है ना 489F का जो पर्चा है वो इजीली हो जाएगा। अच्छा, ज़मानत के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 489F जिस तरह आपने प्रेशर फैमिली की और सोशल प्रेशर की आपने बात की, तो ज़मानत आराम से मिल जाती है मुलजिम को, मतलब इसका कोई है पैमाना? देखिए इसमें अमाउंट पे होता है। अच्छा, अगर हैवी अमाउंट है तो फिर तो बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, और अगर बेल के अंदर भी फिर वो अलग एक टॉपिक आ जाता है कि उसमें फिर वो लिख देते हैं, रीजंस लिख देते हैं कि अगर वो बेल करने के लिए जब वो मूव करते हैं तो वो लिख देते हैं कि हम इतनी अमाउंट देने के लिए तैयार हैं। कोर्ट भी उसमें कुछ थोड़ा उनको टाइम फिर दे देती है, लेकिन इतनी ईजिली बेल नहीं होती। अगर हैवी अमाउंट है फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मतलब वैसे ओवरऑल ये बेलेबल ऑफेंस? जी बेल है, बेलेबल ऑफेंस है, हो जाती है, बेल हो जाती है, लेकिन इसमें भी कंडीशंस नहीं, हैं। हमने कैडर सिर्फ
अक्यूज्ड को भी कैडर करना है ना साथ, हमने सिर्फ उन लोगों को तो नहीं देखना जिनका लेकिन नुकसान ज़्यादा हो। चांसेस नहीं होते, बल्कि ये कि इसमें अमाउंट टू अमाउंट होता है ना, अमाउंट जी कितनी जी, है, जितनी ठीक ज़्यादा है, होगी, सर्कमस्टांसेस उतने क्या है, कम वो फिर एक अलग इशू आ जाएगा, हम उस पर नहीं, हम ज़्यादा इसी पे बात करेंगे कि 489F है क्या, पर्चा कैसे होगा, इसका फोरम क्या है, और किस तरीके से हमने अपनी अमाउंट जो है वो रिकवर करनी है। रिकवर करनी है, पहले उसको सज़ा दिलवा कर तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा मैम, थोड़ा सा इस पे चलते हैं कि सिविल कोर्ट में मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्स हम लोगों की कमज़ोरी है, हम नहीं बना पाते या अपने पास सेव नहीं रखते, तो अगर कोई हमारे पास शहादत ना बचे या गवाह ना हो और खुदा ना खास्ता केस का फ़ैसला हक़ में ना आए और आप हक़ पे हों, तो उसके बाद आगे आपके पास क्या फ़र्दर रेमेडीज़ हैं? मतलब मामला ख़त्म या आगे भी कुछ हो सकता नहीं, है? उसमें ये है कि आप विटनेसेस जो हैं एटलीस्ट अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और इसमें ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि अगर आप हैवी अमाउंट का लेन देन कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं रख रहे, ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है, ये एक ना मानने वाली बात। गुम जाते हैं लोग, संभालते वो नहीं हैं। उसकी रीज़न अगर वैलिड रीज़न है, अगर कोई सफिशेंट रीज़न उसमें बयान कर दी जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आग लग गई थी या कोई कहीं बह गए थे या कोई ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि पार्टीज़ जो हैं अगर हैवी अमाउंट हो तो उसकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास संभाल के रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपका क्वेश्चन है कि नहीं है डॉक्यूमेंट्स, तो आपके पास एटलीस्ट विटनेसेस होने चाहिए कि जिनके सामने आपका लेन देन हुआ है, उनके सामने कोई लिखत पढ़त हुई है, वहाँ पे आपका मामला वहाँ से जाके उसको प्रूफ करना इजी हो जाएगा। ये नहीं है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके पास विटनेसेस भी नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। और इसके बाद अगर फिर भी फैसला आपके हक में नहीं आता तो आगे फर्दर कोई रेमेडीज़ जी फैसला आने बिल्कुल के है बाद? ऐसा, अगर आपके सिविल कोर्ट में अगर आप जाते हैं और आपके अगेंस्ट आ जाता है फैसला और आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अपीलेट कोर्ट में। अपीलेट कोर्ट बेसिकली सेशन कोर्ट होती है जहां पे आप अपील फाइल करेंगे। अब तो उसका केस जो है वो आपका एडिशनल सेशन जज साहब के पास जो है वो चलेगा और उसको डिसाइड किया जाएगा आया जो ट्रायल कोर्ट थी उसने इसका डिसाइड क्यों कैसे किया है और उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, मतलब तो वो उसको ठीक देख के थे फिर या बिल्कुल ठीक ऐसा नहीं है। थे। अच्छा, तो हाई कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, मतलब अपर देखिए फॉरम पे ही जाने की बात स्टेप टू करें? स्टेप चलेंगे इसमें। अगर आप ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट करेंगे, अगर ट्रायल कोर्ट से नहीं होता तो आप अपीलेट कोर्ट में जाएंगे। अपीलेट कोर्ट से अगर आप उससे भी अग्रीव्ड हैं उस डिसीजन से भी, तो देन आप हाई कोर्ट मूव अच्छा, करेंगे। जा सकते हैं जी, यानी कि उसी प्रॉपर एक केस फॉरम है, में। थ्रू प्रॉपर चैनल आप चलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलें, बहुत ज़बरदस्त रहा। अच्छा मैम, थोड़ा सा हमने क्योंकि बात की थी शो के शुरू में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से, तो थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डाल दें कि ये जो सूट फॉर रिकवरी हैं, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो दावा है ये एक ही चीज़ है या ये अलग चीज़ें हैं? देखिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये होता है कि कोई आपने एग्रीमेंट किया किसी के साथ, ठीक है, और ट्रांजैक्शन की आपने, और उसमें एक टाइम पीरियड उसमें भी होता है। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर वो काम नहीं होता तो देन आप फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का करेंगे। सूट फॉर रिकवरी समथिंग एल्स। वो ये होता है कि उसमें आपने मतलब जैसे लोन की रीपेमेंट का है, कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कोई चेक दिया है, कुछ इस तरह का है। लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे कुछ रजिस्ट्री वगैरह आपने की है, आपने डाउन पेमेंट कर दी किसी दुकान की, किसी मकान की, किसी गाड़ी की, किसी भी व्हीकल की ना, तो आपने एक डाउन पेमेंट कर दी और आपने उसके साथ एक ट्रांजैक्शन कर लिया, आपने एक एग्रीमेंट करवा लिया उसके साथ। एग्रीमेंट में ये टाइम लिखा जाता है कि आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर के अंदर अंदर जो है मैं ये बाकी पेमेंट आपको करके तो ये गाड़ी या घर या दुकान या व्हाट्सएवर जो भी ट्रांजैक्शन ये मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब होता क्या है, ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद ये होता है कि एक पार्टी जो है वो पेमेंट लेके फिर रही होती है और वो कह रही होती है कि आए अब मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करें। अक्सर ये होता है कि उन्होंने आगे रीट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, वो आगे किसी और के साथ भी उन्होंने ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अब वो जिसने पेमेंट करनी है, ठीक है, और अपने नाम पे चीज़ करानी है, वो बेचारा अक्सर वो वहाँ पे मार खा जाते हैं। अब हुआ है कि अगर इनके साथ 10 लाख में एक शॉप की डील हुई है तो उनको इनसे डाउन पेमेंट भी ले ली, इनके साथ भी एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन अभी शॉप इनके नाम पे नहीं हुई है और उन्होंने थर्ड पर्सन के साथ भी उसी शॉप की डील कर ली है। हो सकता है उधर 15 लाख में मिल गया हो, ठीक है, तो वो फिर वहाँ पे आके वो जो है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहाँ पे आके वो सूट फाइल करना पड़ता है कि अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है, ये पेमेंट मेरे पास है, आए मेहरबानी करें ये रजिस्ट्री मेरे नाम पे कराएं या ये भी जो व्हाट्सएवर जो भी ट्रांजैक्शन हुई है इसको मेरे नाम पे फुलफिल करें। लेकिन वो नहीं करते। जब वो नहीं करते तो देन वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो वो सूट फाइल होता है और वो भी सिविल सूट होता है, ठीक है। अच्छा, ये दीवानी केस होगा। नहीं मतलब सिविल सूट जो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बता रही हैं ये साथ साथ चल सकते हैं, जैसे आपने फौजदारी और दीवानी कार्रवाई के बारे में देखिए, उसमें भी आपके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये होता है कि उसमें अगर आपने कोई फ्रॉड का एलिमेंट हो गया, कोई चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, उसमें भी वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं, उस फोरम पे भी जा सकते हैं। लेकिन आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत होगा, CPC के अंडर,
तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो नाजरीन, आपने देखा कि जब भी आप कोई मुआहिदा करें तो उसके साथ लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, आपको चेक ले लेना चाहिए। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ नहीं ले पाते तो स्टाम्प पेपर पर 2 गवाह लाजमी रखें। इसके साथ ही अपने मेज़बान आशिर तनवीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।